साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम संविधान की विशेषताएं क्या हैं, जिनमें शासन व्यवस्था का उल्लेख, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या और संविधान की स्पष्टता, व्यापकता, लचीलापन और संविधान की बहुत सारी खूबियां हैं जिनके आधार पर हम अपने संविधान को लचीला भी मानते हैं और कठोर भी मानते हैं। हमारा संविधान हमें अधिकार के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों पर भी बल देने के लिए कहता है। संविधान में नागरिकता की बातें और राज्य और संघ, मतलब हमारे देश में जितने राज्य हैं उन सबको एकीकृत करने के लिए एकता और अखंडता, सब की बातें संविधान में कही गई हैं। प्रस्तावना में हम देखते हैं जहाँ पर हम भारत के लोग, संविधान की शुरुआत भारत के लोगों से होती है, यानी भारत के लोग संविधान में सबसे पहले उनका जिक्र किया जाता है, क्योंकि संविधान बना है तो भारत के लोगों के लिए, और भारत के लोग मिलकर ही संविधान की ताकत को और मजबूत बनाते हैं। तो आज हम संविधान की विशेषताएं देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे संविधान में स्पष्टता, कितनी सफाई से चीज़ों को कहा गया है, क्या है संविधान की खूबियों में स्पष्टता का उल्लेख। तो संविधान इतनी स्पष्ट एवं सरल भाषा में लिखा गया है कि जिससे प्रत्येक व्यक्ति उसे समझ सके। जब संविधान लिखा गया तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि आम जनमानस भी इसे साधारण तरीके से पढ़ करके इसे आत्मसात कर सकें। इसलिए अब ज़्यादातर जो है संविधान की जो बातें हैं उसे व्याख्यायित करके और सरल भाषा में स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। अनेक किताबों के माध्यम से, अनेक बातों के द्वारा, और अनेक जो है जब संविधान के बारे में विश्लेषक और विश्लेषण करने वाले विद्वान बैठते हैं तो वहाँ पर संविधान के बारे में बहुत सारी बातें हमें जानने को मिलती हैं। तो संविधान जितना अधिक स्पष्ट एवं निश्चित होगा वह उतना ही श्रेष्ठ होगा। संविधान जितना आम जनमानस में उसकी बातें फैलाई जाएंगी, वहीं से हमें मौलिक अधिकार और अपने कर्तव्य के बारे में जानकारी मिलेगी। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि संविधान की व्यापकता कितनी है। संविधान कितना व्यापक है? तो संविधान जितना व्यापक होगा उसमें शासन से संबंधित सभी बातों को स्पष्ट किया जा सकेगा। यदि संविधान संक्षिप्त होगा तो अधिकांश परंपराओं तथा शासन के विभिन्न अंगों की संक्षिप्त चर्चा की जाएगी। तो संविधान जितना व्यापक होगा उतनी सारी बातें उसमें समाहित होंगी। ऐसे कई देश हैं जहाँ पर संविधान को लिखित रूप नहीं प्रदान किया गया है। वहाँ जो है ट्रेडिशनल, परंपरा के आधार पर ही शासन व्यवस्थाएं चल रही हैं। मौखिक रूप से बातें बताई जा रही हैं और उसी के आधार पर जो है परंपरा के रूप में हम संविधान की व्यवस्थाओं को देखते हैं, जिन देशों में संविधान लिखित रूप में नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारा संविधान लचीला कितना है इसके बारे में। तो संविधान को लचीला होना चाहिए, जिससे समय और आवश्यकता अनुसार उसमें सफलतापूर्वक संशोधन किया जा सके। ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पर संविधान के जो आर्टिकल हैं, जो बातें हैं, उनको संशोधित करना बहुत ही कठिन है। लेकिन हमारा संविधान इतना लचीला है कि यहाँ जो है समय और आवश्यकता अनुसार अगर कुछ बदलाव जरूरी है, समाज के लिए और देश के लिए उपयोगी हैं, तो उन संशोधन करके उसे आम जनमानस तक पहुँचाने का कार्य हमारे संविधान की खूबियों में से एक है। तो संविधान की जो प्रमुख विशेषता है, यह लचीलापन होना संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। अब हम देखते हैं कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है।
जब हम यहाँ धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्ष होने का ये मतलब नहीं है कि धर्म से बिल्कुल अलग हो जाएगा या धर्म विरोधी हो जाएगा। यहाँ धर्मनिरपेक्षता पर आधारित होने का यह तात्पर्य है कि हमारा संविधान सभी धर्मों को समान रूप से प्रश्रय देगा, सभी धर्मों को जो है मान्यता दी जाएगी, सभी धर्म के लोग अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने स्वतंत्र विचार से रह सकते हैं और अपने धर्म को मान सकते हैं। तो इस सिद्धांत पर जो है संविधान की विशेषताओं में हमारा धर्मनिरपेक्षता पर आधारित होना ये बातें हैं। तो संविधान में सांप्रदायिक तत्वों का उल्लेख कदापि नहीं होना चाहिए। संविधान की ओर से किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, यानी किसी एक धर्म को ज़्यादा बल दे करके और धर्मों को इग्नोर करना या और धर्मों के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाने का काम करना, ये हमारा संविधान ऐसी बातें नहीं कहता है। तो हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता पर आधारित ये हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी खूबी है। अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की घोषणा। मौलिक अधिकारों की घोषणा हमारे कुछ फंडामेंटल राइट हैं। समता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी धर्म, जाति, लिंग, पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमें अपने भाषण देने की स्वतंत्रता होगी, बोलने की आज़ादी होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। हमें हर तरीके से अपने स्वतंत्र विचार रखने का अवसर दिया जाएगा। इसमें जो है कुछ ऐसी भी बातें हैं जहाँ जो है सीमांकन किया गया है कि आप इतने ही सीमा तक ये सारी बातें करिए। जब जो है कोई ऐसे जो है तत्व उभर कर सामने आते हैं जो ऐसी बातें करने लगते हैं कि जो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ हो, तो वहाँ पर जो है हमारा संविधान उस पर रोक लगाता है। हमारा संविधान ये कहता है कि बातें जो है एकता और अखंडता के दायरे में होनी चाहिए, एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। तो मौलिक अधिकार की घोषणा में स्वतंत्रता की जो बात आती है उसमें सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता की बात आती है। सकारात्मक एक और हमें ये कहता है कि व्यक्ति को जो है अपना स्वतंत्र विचार और सारी बातें रखने का अधिकार है, लेकिन जो है स्वतंत्रता जो है वहीं समाप्त हो जाती है जब दूसरे व्यक्ति का स्वतंत्रता छीनने की बात होती है या जो उसे छीनने का डर होता है, तो वहीं आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो है हमारे जो मौलिक अधिकार हमें बताए गए हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारी चीज़ें जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और ये जो सारी बातें हमें बताई गई हैं, ये जो है एक स्थिति तक एक से उसका सीमांकन किया गया है और ये कोर्ट डिसाइड करता है कई कई मामलों में। और जब भी हमारा सदन कोई कानून बनाता है 2/3 बहुमत से, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जब वो कानून का रूप लेता है, तो अगर उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं तो उसको चुनौती दी जाती है और फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि ये जो कानून बना है ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ तो नहीं है। और संविधान का मूल ढांचा क्या है, जब इस पर एक बार प्रश्न उठा था तो कई बार केशवानंद भारती केस में, SR बोमई केस में, तो इसमें ये साफ पता चला कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, कहीं ना कहीं यही संविधान की मूल ढांचा को तय करते हैं। तो संविधान की मूल ढांचा में प्रस्तावना और हमारे मौलिक अधिकार, इनका विशेष उल्लेख और विशेष जिक्र किया जाता है। और मौलिक अधिकारों की घोषणा, मानवता की रक्षा करना, ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। अब हम अगला देखते हैं कि सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल हमारा जो संविधान है वो सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल है। सामाजिक परिस्थितियां, प्रत्येक देश की शासन प्रणाली अपनी सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। अतः संविधान नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशाओं के अनुकूल होना चाहिए।
प्रत्येक देश की अपनी एक शासन प्रणाली होती है। जैसे हमारे देश ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। हमारे देश में प्रधानमंत्री को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। वो एक प्रधानमंत्री सांसद होते हैं, या तो राज्यसभा से हो या तो लोकसभा से हो। जब वे लोकसभा से होते हैं तो उनका डायरेक्ट चुनाव जो है एक लोकसभा क्षेत्र से होता है, जहां जनता उन्हें जो है चुन करके सांसद बनाती है। और फिर जिस दल के ज़्यादा सांसद होते हैं, जिस दल को ज़्यादा बहुमत मिलता है, उसी की सरकार बनती है। और उसी के सरकार में से एक सांसद को सब अपना नेता मान करके प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो इस स्थिति में हमारा जो सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल की जब बात आती है, तो हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाया है, जो कि एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज के हर मुद्दे को, क्योंकि जो नेता होते हैं संसदीय क्षेत्र से चुन के जाते हैं, वे जो है अपनी समस्या को, चाहे वो राजनैतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, इन सब को जो है वो उठाते हैं। अभी जो है जो मुद्दे उठे हैं वो सामाजिक हैं। 3 तलाक को जो है 3 तलाक पर कानून लाया गया, और उसे जो है सही ढंग से जो है परिभाषित करने का प्रयास किया गया कि 3 तलाक जो है देना गलत है, या उसका क्या सिस्टम है डाइवोर्स का और विवाह विच्छेद का। और जो पहले से नियम बने थे, तो उन सब में संविधान ने कहा, और हमारी जो है ये परिस्थितियाँ, जो प्रणाली इसने हमें बताया कि हम जो है सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से और ये सारे रूप से हम जो है अपनी व्यवस्थाओं को देखेंगे। और समय समय पर ऐसे कई बार जो है बात आई कि डाउरी यानी दहेज प्रथा को भी गलत माना गया। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसका जो है ऐसी बात कही और विरोध भी किया, लेकिन दहेज प्रथा को एक बुराई के रूप में स्वीकार किया गया। बाल विवाह को एक बुराई के रूप में माना गया, और उसके लिए जो है नियम बनाए गए। और बच्चों के अधिकार के लिए भी आज जो है चाइल्ड लाइन 1098, इसका भी एक बहुत बड़ा सिस्टम और कई प्रकार के संस्था जुड़े हैं। और यूनिसेफ यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय संस्था और देशों में जो है फंड कर रही है, ताकि छोटे छोटे बच्चों को, 14 साल से कम बच्चों को सुरक्षित किया जाए। तो ये हमारे जो संविधान सबसे बड़ी खूबी है वो है सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल। अब हम देखते हैं कि अगला है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। आदर्श संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे बहुसंख्यक उनका शोषण न कर सकें। तो हमारा संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की गारंटी देता है। अल्पसंख्यक कौन है, इस पर भी समय समय पर प्रश्न उठाए जाते हैं। अल्पसंख्यक बहुत सारे क्षेत्र में ऐसे भी हैं। आज हमारे देश में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं जो अल्पसंख्यक हैं, जिसमें मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, तो ये सब अल्पसंख्यक में हैं। लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहां एरिया के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जहां मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है और हिंदुओं की आबादी कम है, वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो भारत में भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं एरिया के आधार पर, और ऐसे कई देश हैं जहां अल्पसंख्यकों में हिंदू सबसे ज़्यादा है, जैसे पाकिस्तान में हो गए। और भी बहुत सारे देश हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, और यहाँ पर भी बहुत सारे कम्युनिटी अल्पसंख्यक हैं। तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को दबाए ना, इसलिए हमारा संविधान ये गारंटी देता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होगी। अब हम अगला देखते हैं संविधान की विशेषताओं में कि स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की ये सबसे बड़ी खूबी है। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी शासन से, प्रशासन से एक अलग संस्था है
जो आपको न्याय देने का काम करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका हमें यह अधिकार देती है, और ये एक बहुत फेमस कोटेड सेंटेंस है, यदि आपकी शासन बात नहीं सुन रहा है, प्रशासन बात नहीं सुन रहा है, पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही है, तो कोर्ट आपकी बात सुनेगा और न्याय देगा। तो न्याय देने का काम हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका करती है, और ये न्यायपालिका की अपनी ताकत है। न्यायपालिका की एक कॉलेजियल सिस्टम प्रणाली है जो हमेशा से यह जो है न्याय सिद्धांत पर आधारित है, और हमेशा जो गलत करने वाले हैं, गुनहगार हैं, उनको जो है दंडित करने का काम करती हैं, और जो निर्दोष हैं उन्हें जो है पुरस्कृत भी करती है, और बाइज्जत बरी और जो भी बातें आती हैं हम उसे देखते ही हैं। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। और सबसे जो प्रमुख उदाहरण है कि एक ऐसी स्थिति थी कि जब जो है इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने चुनाव में ऐसी बातें सामने आई कि उन्होंने जो है प्रयोग किया सरकारी बसों का या सरकारी सिस्टम का, तो कोर्ट ने जो है उस पर फैसला सुनाया और उनको जो है बर्खास्त कर दिया। तो उस समय जो है पूरी दुनिया ने ये माना कि भारत की न्याय प्रणाली ऐसी न्याय प्रणाली है जो है चुनौती दे सकती है शासन को भी, प्रशासन को भी, और न्यायपालिका जो है कितनी बड़ी कितनी जो है पावरफुल होनी चाहिए, ये भारत उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो हम संविधान की खूबियों में स्वतंत्र न्यायपालिका को देखते हैं। अगला है शासन व्यवस्था का उल्लेख। तो आदर्श संविधान में शासन व्यवस्था का उल्लेख स्पष्ट होना चाहिए। तो शासन व्यवस्था का उल्लेख हमारे संविधान की खूबी है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या, नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या जो है हमें क्या संविधान बताती है। तो अच्छे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की व्यवस्था होनी चाहिए, और है भी, क्योंकि यह सिद्धांत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक होते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये हमें डायरेक्टिव डीएस, तो ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है हम बहुत सारी बातें देखते हैं, और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इनकी व्याख्या भी देखते हैं। तो संविधान की विशेषताओं में हमने इतनी सारी खूबियों को जाना। आगे किसी अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।